तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन इसकी प्रश्नावली 5.2 करेंगे। प्रश्न 1 करते हैं। बच्चों, प्रश्न 1 में दिया गया है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर हम एक पाई चार्ट देख रहे हैं। यह पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में बच्चों युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो संगीत है यह लोक संगीत है, यह शास्त्रीय संगीत है, उप शास्त्रीय संगीत है, मनोरंजक है। उप शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत 20% है, मनोरंजक संगीत का प्रतिशत 40% है, शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत 10% है, लोक संगीत का प्रतिशत 30% है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग 1, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। बच्चों, यहाँ पर हमें यह पता लगाना है कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। यह जो समूह था ये कितने युवा व्यक्तियों का समूह था, यह हमें पता लगाना है। और यहाँ पर यह दिया गया है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले इस समूह में से युवा व्यक्तियों की संख्या 10% है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि कुल युवा व्यक्ति मान लेते हैं कि X थे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मानव व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर X। और बच्चों, यहाँ पर दिया गया है शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10% है। बच्चों, यह स्पष्ट है कि X का 10% हुआ और यह कितने व्यक्ति हैं शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले, यह 20 व्यक्ति दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर यह X का 10% होगी। और बच्चों, यह मान दिया गया है 20 व्यक्ति। तो यहाँ पर X का 10% बराबर 20 होगा। X का 10%, बच्चों इसको X गुणा 10/100 लिखेंगे बराबर 20। अब बच्चों इसको हम आगे लिख सकते हैं X बराबर 20 गुणा 100/10 हो जाएगा। हम 10 और 100 का पक्षांतर करेंगे तो यह 20 गुणा 100/10 हो जाएगा। अब बच्चों 10 से 20 दो बार जाता है, 2 गुणा 100 बराबर 200। तो X का मान 200 होगा। तो इसका मतलब कुल व्यक्ति 200 होंगे। उन व्यक्तियों का जो समूह है यह 200 व्यक्तियों का समूह होगा। तो पूछा गया है कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो बच्चों कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। बच्चों, अब भाग 2 करते हैं। बच्चों, भाग 2 में दिया गया है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। बच्चों, इसके लिए हम इस पाई चार्ट को देख रहे हैं तो इसमें यह देखना होगा सबसे ज्यादा क्षेत्र किस संगीत के लिए दिखाया गया है। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वृत्त को 4 क्षेत्र में बांटा गया है। सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरने वाला तृतीय खंड मनोरंजक संगीत के लिए है। तो बच्चों, भाग 2 का उत्तर किस प्रकार का संगीत, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनोरंजक संगीत का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और पाई चार्ट को देखने से मालूम होता है कि मनोरंजक संगीत का क्षेत्र सबसे ज्यादा यहाँ पर वृत्त में दिखाया गया है। तो मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। भाग 2 का उत्तर मनोरंजक संगीत होगा। बच्चों, भाग 3 करते हैं। भाग 3 में पूछा गया है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह कितने प्रकार की कितनी CD बनाएगी। तो बच्चों पहले तो कितने प्रकार की CD बनानी होंगी यह हम देख रहे हैं कि पाई चार्ट में
4 प्रकार की संगीत दिखाया गया है, तो 4 प्रकार की सीडी बनानी होंगी। अब बच्चों मनोरंजक का प्रतिशत 40% है। अब इस मनोरंजक के लिए जो संपूर्ण का भाग होगा यह 40/100 होगा, क्योंकि बच्चों संपूर्ण भाग 20 धन 40 धन 30 धन 10 बराबर 100। तो यह 100% को, यानी 100 में से यह प्रतिशत निकाला गया है। 40%, 20%, 20%, 10%, 30%। तो संपूर्ण का जो भाग होगा मनोरंजक संगीत के लिए 40/100 होगा। उपशास्त्रीय संगीत के लिए यह 20/100 होगा। शास्त्रीय संगीत के लिए यह 10/100 होगा। लोक संगीत के लिए यह 30/100 होगा। अब इस संपूर्ण भाग को अगर हम 1000 से गुणा करते हैं, यहाँ पर यह कहा गया यदि कोई कैसेट कंपनी कुल 1000 सीडी बनाती है तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो प्रत्येक प्रकार की, यानी इन चारों प्रकार की सीडी ज्ञात करने के लिए हमें संपूर्ण का जो भाग हमने निकाला है इनको 1000 से गुणा करना होगा, तो हमें प्रत्येक प्रकार की सीडी ज्ञात हो जाएंगी। तो मनोरंजक सीडी के लिए हम 40/100 को 1000 से गुणा करेंगे। उपशास्त्रीय संगीत के कैसेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए 20/100 को 1000 से गुणा करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कैसेटों की संख्या के लिए 10/100 को 1000 से गुणा करेंगे। और लोक संगीत की कैसेट प्राप्त करने के लिए कितनी कैसेट होंगी, 30/100 को हम 1000 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से हमें प्रत्येक प्रकार की सीडी ज्ञात हो जाएंगी। अब बच्चों हम इस भाग 3 का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या बराबर, यह बच्चों 10/100 गुणा 1000 होगी। इसको हम हल कर लेते हैं। बच्चों 10 से 100 यह 10 बार जाता है और 10 से 1000 यह 100 बार जाता है, तो इसका उत्तर 100 होगा। 100 शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या होगी। अब बच्चों उप शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या बराबर, यह 20/100 गुणा 1000 होगी। 100 को 1000 से भाग दें तो यह 10 आता है और 20 गुणा 10 बराबर 200, तो यह संख्या 200 होगी। मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या बराबर, यह 40/100 गुणा 1000 होगी। 100 को 1000 से भाग देते हैं तो यह 10 आता है और 40 गुणा 10 बराबर 400, तो यह सीडी की संख्या 400 होगी। अब अंत में बचता है लोक संगीत। तो लोक संगीत की सीडी की संख्या बराबर, यह 30/100 गुणा 1000 होगी। 100 को 1000 से भाग देते हैं 10 आता है, 30 गुणा 10 बराबर 300, तो लोक संगीत की सीडी की संख्या बराबर 300 होगी। चलिए बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। भाग 1, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। भाग 2, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। भाग 3, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। बच्चों यहाँ पर कुल व्यक्तियों का जो समूह है यह कुल 360 व्यक्ति हैं। अगर हम 90, 120 और 150 को जोड़ देते हैं तो यह कुल 360 आता है। 360 व्यक्तियों के समूह को मतदान करने को कहा गया और मतदान में यह पूछा गया कि आपको कौन कौन सी ऋतु पसंद है। तो यहाँ पर इन आंकड़ों से यह सारणी बनाई गई। तो इसमें जो ऋतु हैं यहाँ पर 3 ऋतु दर्शाई गई हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पसंद करने वाले 360 व्यक्तियों में से 90 व्यक्ति थे जिनको ग्रीष्म ऋतु पसंद थी और 120 व्यक्तियों को वर्षा ऋतु पसंद थी, 150 व्यक्तियों को शीत ऋतु पसंद थी। भाग 1 में पूछा गया है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। बच्चों मतों की संख्या की तुलना करने से यहाँ पर स्पष्ट है कि
150 मत सबसे ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो भाग 1 का उत्तर शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले यह होगा। अब बच्चों भाग 2 में पूछा गया है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब हम पाई चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट खींचते हैं, तो बच्चों हमको केंद्रीय कोण ज्ञात करना होता है। तो हम ग्रीष्म के लिए, वर्षा के लिए और शीत के लिए पाई चार्ट में केंद्रीय कोण क्या होगा यह ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, इसके लिए बच्चों संपूर्ण का भाग निकालना होगा। तो यह संपूर्ण का भाग ग्रीष्म ऋतु के लिए, क्योंकि कुल 360 में से 90 मतों की संख्या ग्रीष्म ऋतु के लिए है, तो इसके लिए संपूर्ण का भाग यह 90/360 होगा। इसको बच्चों हम 360 अंश से गुणा करेंगे, क्योंकि संपूर्ण जो कोण होगा वृत्त में उसके केंद्र पर यह पूरे वृत्त के लिए 360 होगा। तो हम संपूर्ण का जो भाग है इसको 360 अंश से गुणा करेंगे। तो बच्चों इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 360 से 360 कट जाता है, तो यह 90 अंश आ जाता है। इसी तरह से हम वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर यह 120/360 गुणा 360 अंश होगा। यहाँ भी 360 से 360 कट जाता है, तो यह 120 अंश आ जाता है। आगे शीत ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर यह 150/360 गुणा 360 अंश होगा। 360 से 360 कट जाता है, तो बच्चों यह 150 अंश आ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 अंश होगा, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण 120 अंश होगा, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 अंश होगा। बच्चों प्रश्न के भाग 3 में पाई चार्ट बनाने को, पाई चार्ट खींचने को कहा गया है। तो बच्चों पाई चार्ट खींचने के लिए हमें केंद्रीय कोण पता होने चाहिए। तो बच्चों हमने ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 अंश निकाला था और शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 अंश निकाला था। वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण 120 अंश हमने ज्ञात किया था। बच्चों पाई चार्ट खींचने के लिए हमें किसी भी त्रिज्या का एक, सुविधानुसार त्रिज्या का एक वृत्त खींचना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, पहले हमने एक वृत्त को खींचना होगा। तो बच्चों इस वृत्त को खींचने के बाद हम केंद्र से, यह जो केंद्र है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोई त्रिज्या खींच लेंगे। तो एक त्रिज्या जैसे बच्चों यहाँ पर हमने खींच लिया है। अब हम इसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ग्रीष्म ऋतु के लिए कोण, केंद्रीय कोण 90 अंश है, तो 90 अंश का कोण हम यहाँ पर केंद्र पर बना लेंगे इस त्रिज्या को आधार मानकर। तो ये 90 अंश का कोण हम बना लेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 90 अंश का कोण बना लिया है। 90 अंश का कोण बनाने के बाद दूसरा कोण हम शीत ऋतु के लिए बनाएंगे। शीत ऋतु का कोण 150 अंश है, तो इसको चांदे की सहायता से 150 अंश का कोण अब हम बना लेंगे। तो यह हमने बना लिया है। बाकी जो भाग बचेगा, क्षेत्र बचेगा, यह वर्षा ऋतु के लिए बनेगा। और यहाँ पर बच्चों केंद्रीय कोण खुद से 120 अंश का आएगा। इसको आपने नापना होगा। यह 120 अंश का अगर आ जाता है तो इसका मतलब आपने अपना पाई चार्ट ठीक बनाया है। अब हम इसके बाद इनको रंग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग तरह के रंग हमने यहाँ पर कर दिए हैं, ग्रीष्म ऋतु के लिए, शीत ऋतु के लिए, वर्षा ऋतु के लिए, और इनके साथ इनके केंद्रीय कोण के मान लिख दिए गए हैं। तो इस तरह से यह पाई चार्ट तैयार हो जाता है। बच्चों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमने कोई भी त्रिज्या खींचने के बाद हमने केंद्र पर, जैसे यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया, पहले 90 अंश का कोण बनाने से अब यह हमें त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात हो गई। अब इस त्रिज्या से, यानी इस केंद्र पर, इस त्रिज्या को आधार मानकर हमने 150 अंश का कोण चांदे की सहायता से बनाना है। अब हमें यह त्रिज्या मिल जाएगी और यहाँ से यह जो कोण बचेगा यह नापने के बाद 120 अंश का आएगा।
तो इस तरह से पूरे व्रत को हमने 3 क्षेत्र में बांट लिया है। एक क्षेत्र बच्चों ग्रीष्म ऋतु के लिए है, एक क्षेत्र शीत ऋतु के लिए है, बाकी बचा हुआ क्षेत्र वर्षा ऋतु के लिए होगा। तो इस तरह से बच्चों यह पाई चार्ट तैयार हो जाता है। प्रश्न 3 करते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है। बच्चों यहाँ पर जो व्यक्तियों का समूह है यह 36 व्यक्तियों का समूह दिया गया है और इन 36 व्यक्तियों में से 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि नीला रंग को पसंद करते हैं, 9 व्यक्ति हरे रंग को पसंद करते हैं, 6 व्यक्ति लाल रंग को पसंद करते हैं, 3 व्यक्ति पीले रंग को पसंद करते हैं। बच्चों यह सारणी में दर्शाया गया है। इस सूचना से हमें एक पाई चार्ट खींचना है जो कि इस सूचना को दर्शाएगा। तो बच्चों पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हमने एक सारणी तैयार करनी होगी। बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी बना ली है। पाई चार्ट खींचने के लिए पहले हमने एक सारणी बनाना होगा। यहाँ पर हमने केंद्रीय कोण निकालने होंगे प्रत्येक रंग के लिए। तो इस सारणी के प्रथम स्तंभ में हमने रंग लिखे हुए हैं नीला, हरा, लाल और पीला। दूसरे स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या हम लिख लेते हैं। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 18 हैं, हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति 9 हैं, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति 6 हैं और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति 3 हैं। तीसरे स्तंभ में संपूर्ण का भाग हमें निकालना होगा। तो संपूर्ण का भाग, इसको निकालने के लिए हमें योग देखना होगा। कितने व्यक्तियों का समूह है? 36 व्यक्तियों का समूह है। तो बच्चों संपूर्ण का भाग, क्योंकि नीला रंग 36 व्यक्तियों में से 18 व्यक्ति पसंद करते हैं, तो यह संपूर्ण का भाग 18/36 होगा। इसको बच्चों हम हल कर लेते हैं। 18/36 से यह 2 बार जाता है तो यह 1/2 होगा। हरे रंग के लिए संपूर्ण का भाग 9/36 होगा। बच्चों 9/36 को 4 बार बांटता है तो 9/36 बराबर 1/4 होगा। लाल रंग के लिए संपूर्ण का भाग 6/36 होगा। 36 को 6 से भाग देते हैं तो यह 6 आता है। तो बच्चों इस तरह से यह 1/6 आ जाता है। पीले रंग के लिए संपूर्ण का भाग 3/36 होगा। 36 को भाग दे 3 से तो यह 12 बार जाता है, तो यह 1/12 होगा। अब बच्चों केंद्रीय कोण जो कि चतुर्थ स्तंभ में दिया गया है, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। नीले रंग के लिए केंद्रीय कोण 1/2 गुणा 360 अंश होगा, क्योंकि बच्चों पाई चार्ट में हम केंद्र पर जो पूरा कोण होता है व्रत के लिए यह 360 अंश का होता है। तो हम संपूर्ण के भाग को 360 अंश से गुणा करेंगे प्रत्येक कलर के लिए। 1/2 गुणा 360 अंश यह नीले कलर के लिए होगा। हरे कलर के लिए यह 1/4 गुणा 360 अंश हो जाएगा। लाल कलर के लिए यह 1/6 गुणा 360 अंश हो जाएगा और पीले कलर के लिए यह 1/12 गुणा 360 अंश हो जाएगा। 1/2 गुणा 360 अंश बच्चों यह 360 अंश बटा 2 होगा और इसको हम 180 गुणा 2/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाता है तो बच्चों यह 180 अंश आ जाता है। हरे कलर के लिए यह 360 अंश बटा 4 होगा। 360 अंश को हम 90 अंश गुणा 4 लिख सकते हैं बटा 4। 4 से 4 कट जाता है तो यह 90 अंश आ जाता है। लाल कलर के लिए यह 360 अंश बटा 6 हो जाएगा। 360 अंश को हम 60 अंश गुणा 6 लिख सकते हैं बटा 6। 6 से 6 कट जाता है तो यह 60 अंश आ जाता है। पीले कलर के लिए यह 360 अंश बटा 12 हो जाता है और 360 अंश को हम 30 अंश गुणा 12 लिख सकते हैं बटा 12। 12 से 12 कट जाता है तो यह 30 अंश आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने सारणी यह यहाँ पर बना ली है जो कि पाई चार्ट के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। अब हम बच्चों पाई चार्ट बनाएंगे। बच्चों पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चों हमें सुविधाजनक त्रिज्या लेनी होगी। तो यह त्रिज्या हम जैसे कि 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमें खींचना होगा। वृत्त खींचने के बाद बच्चों हम
एक त्रिज्या यहाँ पर सबसे पहले खींच लेंगे। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह इसका केंद्र है। केंद्र से हमने एक त्रिज्या यहाँ खींच ली है। बच्चों आप देख रहे हैं कि त्रिज्या हमने खींच ली है, क्योंकि बच्चों पीले रंग के लिए केंद्रीय कोण 30 अंश है। तो सबसे पहले हम केंद्र से 30 अंश का कोण इस त्रिज्या के लिए बना लेते हैं जो हमने खींचा हुआ है। तो यह बच्चों 30 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक त्रिज्या और यहाँ पर खींच ली है। अब बच्चों आप देख रहे हैं, यह जो दोनों त्रिज्याएं हैं, यह इस वृत्त को एक क्षेत्र में बांट रही है। यह क्षेत्र पीले रंग के लिए होगा। यहाँ पर हम पीला लिख देंगे और इसके बराबर में 30 अंश लिख देंगे। अब बच्चों हमें यह दूसरी त्रिज्या प्राप्त हो गई है। इस दूसरी त्रिज्या से, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, इस दूसरी त्रिज्या से हमने दूसरा केंद्रीय कोण जो कि लाल रंग के लिए है और यह 60 अंश का है, यह 60 अंश का कोण इस केंद्र पर हमने बना लेना है। अब इस 60 अंश का कोण हम बनाएंगे तो हमें एक और त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। और बच्चों यह नई त्रिज्या से हमने एक कोण और बनाना है जो कि हरा रंग के लिए है। यह केंद्रीय कोण 90 अंश का है। तो हमें एक अन्य त्रिज्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। बच्चों यह दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण 90 अंश है। यह हरे रंग के लिए केंद्रीय कोण है। अब बच्चों यहाँ पर खुद से खुद नीले रंग के लिए जो केंद्रीय कोण है 180 अंश का है, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको नापने से अगर यह 180 अंश का आ जाता है तो हमारा जो पाई चार्ट है इस प्रश्न के लिए सही बना है। और बच्चों यह 180 अंश आ गया है। तो इस तरह से हमने विभिन्न त्रिज्याओं को बनाते जाना है सारणी से केंद्रीय कोण देखकर। जैसे पीले रंग के लिए पहले हमने 30 अंश का कोण बनाया, हमें यह त्रिज्या मिल गई। सबसे पहले हमने पहली त्रिज्या इसको खींचा, फिर दूसरी त्रिज्या हमें मिल गई पीले रंग का कोण, केंद्रीय कोण 30 अंश का बनाने के बाद। अब हम 60 अंश का कोण लाल रंग के लिए बनाएंगे तो यह तीसरी त्रिज्या हमें मिल जाती है। हरा रंग का कोण 90 अंश का बनाने से यह हमें चौथी त्रिज्या मिल जाती है। तो इस तरह से यह सभी त्रिज्याएं इस पूरे वृत्त को, यानी यह त्रिज्या खंड होंगे। यहाँ पर पूरा वृत्त 4 क्षेत्रों में बट जाएगा इन सभी त्रिज्याओं को खींचने के बाद। तो इस तरह से बच्चों यह पाई चार्ट हमारा तैयार हो जाता है। हमें जो पाई चार्ट दिखाना होगा यह तो हमने समझाने के लिए ये सब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस सब को हमें हटाना होगा। हमें जो अपना उत्तर देना होगा, पाई चार्ट बनाना होगा, यह बच्चों इसको मिटाने के बाद आ जाएगा। ये समझाने के लिए दिखाया था। तो इस तरह से हमने अपने पाई चार्ट को यहाँ पर दिखाना है। बच्चों यहाँ पर यह पीला 30 अंश है, यह 60 अंश है लाल, यह हरा 90 अंश है और नीला 180 अंश है। इस प्रश्न के लिए यह पाई चार्ट होगा। बच्चों अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 करते हैं, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग 1, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। भाग 2, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। भाग 3, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। बच्चों यहाँ पर एक पाई चार्ट जैसा कि हम देख रहे हैं दिखाया गया है। इसमें हिंदी विषय, विज्ञान विषय, यह सामाजिक अध्ययन विषय, गणित विषय, अंग्रेजी विषय, इनमें प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि उस विद्यार्थी द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंक 540 थे तो निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों इस पाई चार्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है, ये सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान का जो केंद्रीय कोण दिखाया गया है बच्चों यह 65 अंश का है, और गणित के लिए केंद्रीय कोण 90 अंश का है, अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण 55 अंश का है, हिंदी के लिए केंद्रीय कोण 70 अंश का है, विज्ञान के लिए केंद्रीय कोण 80 अंश का है। तो यह जो संपूर्ण कोण है 360 अंश का, 90 धन 65 धन 80 धन 70 धन 55 बराबर 360 अंश, इसको बच्चों बांटा गया है अंकों के आधार पर। पाई चार्ट में यह दिखाया गया है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न 1 में दिया गया है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। बच्चों इसके लिए हमने एक सारणी बनानी होगी। यहाँ पर हमें पता करना होगा कि किस किस विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए गए, उसमें से जो भी उत्तर 105 अंक आएगा वह विषय भाग 1 के लिए उत्तर हो जाएगा। बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक सारणी बना लिया है। इस सारणी के पहले स्तंभ में हमने विषय लिखे हैं जो कि गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी हैं। दूसरे स्तंभ में हमने केंद्रीय कोण यहाँ पर लिखना है। तो गणित के लिए केंद्रीय कोण 90 अंश है, सामाजिक विज्ञान के लिए केंद्रीय कोण 65 अंश है, विज्ञान के लिए केंद्रीय कोण 80 अंश है, हिंदी के लिए केंद्रीय कोण 70 अंश है, अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण यह 55 अंश है। अब बच्चों हमें इन विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करने हैं। तो प्राप्त अंक ज्ञात करने के लिए हमें जो संपूर्ण भाग होगा कोण के लिए, यानी अगर इस कोण का योग करते हैं तो यह 360 अंश का होता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण 360 अंश का है। और प्राप्त अंकों के आधार पर केंद्रीय कोणों के यह मान विभिन्न विषयों के लिए दिए गए हैं। तो बच्चों गणित विषय के लिए संपूर्ण का भाग 90 अंश बटा 360 अंश होगा। इसको हम जो कुल प्राप्त किए गए अंक है प्रश्न में दिया गया है यह 540 अंक हैं। तो इस संपूर्ण के भाग को हम 540 से गणित विषय के लिए गुणा करेंगे। तो बच्चों हमें गणित विषय के अंक यहाँ पर ज्ञात हो जाएंगे। तो गणित विषय के लिए जो अंक होंगे यह 90 अंश बटा 360 अंश गुणा 540 होगा। इसी तरह से हम अन्य विषयों के लिए भी हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए यह 65 बटा 360 अंश गुणा 540 होंगे। विज्ञान विषय के लिए प्राप्त अंक 80 अंश बटा 360 अंश गुणा 540 होगा। हिंदी विषय के लिए प्राप्त अंक 70 अंश बटा 360 अंश गुणा 540 होगा। अंग्रेजी विषय के लिए प्राप्त अंक 55 अंश बटा 360 अंश गुणा 540 होगा। अब बच्चों इनको हम हल कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर 6 को 540 से भाग देते हैं तो यह 90 आता है, और 6 को 360 से भाग देते हैं तो यह 60 आता है। तो बच्चों यहाँ पर सभी में ऐसा कर लेते हैं। अब बच्चों क्योंकि 90 9 गुणा 10 होता है, 60 6 गुणा 10 होता है, तो 10 से 10 कट जाता है, तो इस तरह से यह 9 बटा 6 आ जाता है। तो इसी तरह से हम अन्य विषयों के लिए भी कर लेते हैं, यानी कि हम शून्य से यह शून्य काट सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से यह 90 गुणा 9 बटा 6 आ जाता है। आगे यह 65 गुणा 9 बटा 6 आ जाता है। यह 80 गुणा 9 बटा 6 आ जाता है। यह 70 गुणा 9 बटा 6 आ जाता है, और यह 55 गुणा 9 बटा 6 आ जाता है। अब 3 से 9 3 बार जाता है, 3 से 6 2 बार जाता है। ऐसा बच्चों हम सभी के लिए लिख सकते हैं। अब बच्चों 2 से 90 ये 45 बार जाएगा, 2 से 80 यह 40 बार जाएगा, 2 से 70 यह 35 बार जाएगा। 45 गुणा 3 बराबर
बच्चों 135 होता है। 65 गुणा 3 बराबर 195 होता है, तो यह 195/2 होगा। विज्ञान के लिए 40 गुणा 3 बराबर यह 120 होगा। हिंदी के लिए 35 गुणा 3 यह 105 होता है, तो यह 105/2 होगा। हिंदी के लिए 35 गुणा 3 बराबर 105 होगा। अंग्रेजी के लिए 55 गुणा 3/2 यह 55 गुणा 3 165 होता है, तो यह 165/2 होगा। 195 को 2 से भाग देते हैं तो यह 97.5 आता है। 165 को 2 से भाग देते हैं तो यह 82.5 आता है। तो बच्चों इस तरह से हमने सभी विषयों के अंक प्राप्त कर लिए हैं, ज्ञात कर लिए हैं। गणित में अंक 135 होंगे, सामाजिक विज्ञान के अंक 97.5 होंगे, विज्ञान के अंक 120 होंगे, हिंदी के अंक 105 होंगे और अंग्रेजी के अंक 82.5 होंगे। अब बच्चों प्रश्न के भाग 1 में पूछा गया है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। बच्चों इसके लिए जो हमने सारणी बनाई है इसको देखना होगा। बच्चों यह सारणी देखने से पता पड़ता है कि हिंदी विषय ऐसा है जिसमें 105 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो बच्चों यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। प्रश्न 2 में बच्चों पूछा गया है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। बच्चों यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं कि किन किन विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए थे। तो बच्चों गणित में जो अंक प्राप्त किए हैं उसने यह 135 हैं। सामाजिक विज्ञान के अंक 97.5 हैं। विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक 120 हैं। हिंदी में प्राप्त किए गए अंक 105 हैं। अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 82.5 हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो बच्चों इसके लिए हमें अंतर ज्ञात करना होगा। यह अंतर निकालने के लिए बच्चों हमें गणित में प्राप्त किए गए अंक को हिंदी में प्राप्त किए गए अंक से घटाना होगा। तो बच्चों यह अंतर 135 ऋण 105 यह होगा और इसको अगर हम घटाते हैं तो यह 30 आता है। तो बच्चों यह अंतर 30 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। आगे बच्चों भाग 3 में पूछा गया है जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। बच्चों पहले तो हमने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग निकालना होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेते हैं सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग बराबर यह बच्चों सामाजिक विज्ञान के अंक 97.5 है, इसको जोड़ना होगा गणित में प्राप्त अंकों से जो कि 135 है। बच्चों इन दोनों को जोड़ने से यह 232.5 आ जाता है। अब बच्चों इसी तरह से विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग निकालना होगा। तो बच्चों विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग बराबर विज्ञान के अंक 120 हैं, इसको जोड़ेंगे हिंदी के प्राप्त अंकों से 105 से। 120 को 105 से जोड़ते हैं तो यह बच्चों 225 आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों के अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। 232.5 को अगर हम 225 से घटाते हैं बच्चों 225 को 225.0 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो यह 7.5 आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से ज़्यादा है और यह ज़्यादा कितना है 7.5 ज़्यादा है, इतना अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हमें जांच करनी है। हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर हाँ होगा। और यहाँ पर बच्चों हाँ के आगे हम यह जो लिखा हुआ है
सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। यह पूरा वाक्य यहाँ पर हम लिख देंगे। ये जो भाग 3 में वाक्य दिया गया है, यह पूरा वाक्य यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो भाग 3 का उत्तर बच्चों यह होगा। अब बच्चों हम प्रश्न 5 करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न 5 में बच्चों दिया गया है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है। सारणी के प्रथम पंक्ति में भाषाएं लिखी गई हैं। यह भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और यहाँ पर इनका योग दिया गया है विद्यार्थियों की संख्याओं का। हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, अंग्रेजी के लिए 12 है, मराठी के लिए 9 है, तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, बंगाली के लिए 4 है, और इन सबका योग 40 धन 12 धन 9 धन 7 धन 4 बराबर 72 है। बच्चों इस सारणी से हमें एक पाई चार्ट बनाना है। इन आंकड़ों को हमें पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। बच्चों इसके लिए तो पहले हम एक सारणी बनाएंगे। उस सारणी में हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक सारणी बना ली है। इस सारणी के पहले स्तंभ में हमने भाषाओं को लिख लिया है। दूसरे स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हिंदी के लिए विद्यार्थियों की संख्या 40 है, अंग्रेजी के लिए विद्यार्थियों की संख्या 12 है, मराठी के लिए विद्यार्थियों की संख्या 9 है, तमिल के लिए विद्यार्थियों की संख्या 7 है, बंगाली के लिए विद्यार्थियों की संख्या 4 है। और अगर हम इनका योग करते हैं तो यह योग 40 धन 12 धन 9 धन 7 धन 4 बराबर 72 आ जाता है। बच्चों अब तृतीय स्तंभ में हम संपूर्ण का भाग यहाँ पर यह ज्ञात करेंगे। तो यह संपूर्ण का भाग हिंदी विषय के लिए 40/72 होगा, क्योंकि योग 72 है और हिंदी विषय के लिए विद्यार्थियों की संख्या 40 है। इसी तरह से अंग्रेजी के लिए यह संपूर्ण का भाग 12/72 होगा, मराठी के लिए 9/72 होगा, तमिल के लिए 7/72 होगा, बंगाली के लिए 4/72 होगा। अब इन सभी को हम हल कर लेते हैं। बच्चों 40 को हम 8 गुणा 5 लिख सकते हैं, बटा 72 को हम 8 गुणा 9 लिख सकते हैं। 8 से 8 कट जाता है तो यह 5/9 आ जाता है। 12/72, 12 को बच्चों हम 12 गुणा 1 लिख सकते हैं, 72 को हम 12 गुणा 6 लिख सकते हैं। 12 से 12 कट जाता है तो यह 1/6 आ जाता है। 9/72, इसको हम 9 को 9 गुणा 1 लिख सकते हैं, बटा 72 को हम 9 गुणा 8 लिख सकते हैं। 9 से 9 कट जाता है तो यह 1/8 आ जाता है। 7/72, इसको हम बच्चों 7/72 ही लिखेंगे। बच्चों 4/72, इसको हम 4 गुणा 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 72 4 गुणा 18 होता है। 4 से 4 कट जाता है तो यह 1/18 आ जाता है। बच्चों अब हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो हिंदी के लिए केंद्रीय कोण संपूर्ण का भाग गुणा 360 अंश होगा, क्योंकि पूरा केंद्रीय कोण 360 अंश का होता है वृत्त के केंद्र पर। तो हिंदी के लिए केंद्रीय कोण का मान 5/9 गुणा 360 अंश होगा। इसको बच्चों हम हल कर लेते हैं। 360 को 9 से भाग करते हैं तो यह 40 आता है, 40 अंश आता है। 5 गुणा 40 अंश बराबर 200 अंश होगा। अब बच्चों अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण का मान 1/6 गुणा 360 अंश होगा। 360 अंश को 6 से भाग करते हैं तो यह 60 अंश आता है। 60 अंश गुणा 1 बराबर 60 अंश होगा। मराठी के लिए केंद्रीय कोण यह 1/8 गुणा 360 होगा। 360 को 8 से भाग करते हैं तो बच्चों यह 45 अंश आता है। 45 अंश गुणा 1 बराबर 45 अंश। तमिल के लिए केंद्रीय कोण का मान 7/72 गुणा 360 अंश होगा। 360 को बच्चों 72 से भाग देते हैं
तो यह 5 बार जाता है, और 7 गुणा 5 अंश बराबर 35 अंश। बंगाली के लिए केंद्रीय कोण का मान 1/18 गुणा 360 अंश होगा। 360 अंश को 18 से भाग देते हैं तो यह 20 अंश आता है। 20 अंश गुणा 1 बराबर 20 अंश होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली के लिए केंद्रीय कोण निकाल लिए हैं। यह 200 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 35 अंश और 20 अंश होगा। अब बच्चों हम इस सारणी में जो हमने केंद्रीय कोण निकाला है, ज्ञात किया है, इससे हम पाई चार्ट बनाएंगे। हम सूचना का प्रदर्शन पाई चार्ट से करेंगे, क्योंकि बच्चों बंगाली के लिए केंद्रीय कोण सबसे कम है, यह 20 अंश है। तो हम इससे शुरुआत करेंगे पाई चार्ट की। बच्चों पाई चार्ट बनाने के लिए, जो आंकड़ों का पाई चार्ट है, इसको बनाने के लिए हम बंगाली, जो कि इसका केंद्रीय कोण 20 अंश है, इससे शुरुआत करते हैं। पहले हम एक सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। यह वृत्त बच्चों हमने बना लिया है, आप इस वृत्त को देख रहे हैं। अब इस वृत्त को बनाने के बाद, यह इस वृत्त का केंद्र है, एक त्रिज्या खींचेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, यह त्रिज्या हम खींच लेते हैं। बच्चों इस त्रिज्या को खींचने के बाद जो सबसे कम कोण है बंगाली का जो केंद्रीय कोण है सबसे कम 20 अंश। बच्चों केंद्र पर हम 20 अंश का कोण बनाएंगे तो हमें एक त्रिज्या और मिल जाएगी। यह नई त्रिज्या बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमने 20 अंश का कोण बनाया है, तो इससे एक त्रिज्या और मिल गई है। यह 20 अंश का कोण है। अब इस नई त्रिज्या से तमिल के लिए केंद्रीय कोण 35 अंश है, तो 35 अंश का कोण हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। ऐसा करने से बच्चों यह त्रिज्या और मिल जाती है। अब इस त्रिज्या से, यानी इस केंद्र पर मराठी के लिए केंद्रीय कोण 45 अंश है, इस 45 अंश के कोण को बनाएंगे। इससे हमें यह त्रिज्या बच्चों मिल जाती है। अब केंद्र से अंग्रेजी के लिए 60 अंश का कोण यहाँ पर हम बनाएंगे, तो बच्चों यह त्रिज्या फिर से हमें नई त्रिज्या मिल जाती है। अब अंतिम यहाँ पर हिंदी के लिए केंद्रीय कोण 200 अंश, यह बच्चों हमें खुद से खुद मिल जाएगा, और यह अगर इसको हम नापते हैं, यह 200 अंश आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो पाई चार्ट है, हमने जो पाई चार्ट बनाया है, यह हमने सही पाई चार्ट बनाया है। तो बच्चों इस तरह से यह जो त्रिज्याएं हैं, यह पूरे वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्र में विभाजित करेंगी, और इनका विभाजन विद्यार्थियों की संख्याओं के आधार पर होगा। तो बच्चों हमारा अंतिम पाई चार्ट इस तरह से होगा। हमें यह जो समझाने के लिए दिखाया है हमने, इसको हमें मिटाना होगा। बच्चों हमारा यह अंतिम पाई चार्ट होगा। बंगाली के लिए यह 20 अंश है, तमिल के लिए यह 35 अंश है, मराठी के लिए केंद्रीय कोण 45 अंश है, अंग्रेजी के लिए 60 अंश, और हिंदी के लिए यह 200 अंश है। तो बच्चों हमने पाई चार्ट बना लिया है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।